yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. अमूमन वो दोपहर को आती, अब्बू और भाई घर पर ना होते और अम्मी दवा खाकर सो जाती। ये बेहतरीन वक्त होता जब वो 10-15 मिनट मेरे पास बैठ जाती और यूं मेरे दिन भर की बोरियत दूर हो जाती कि नई आबादी में वीरानी बहुत थी। एक रोज़ शमा ने बताया, सुबह सवेरे हम लड़कियां और औरतें शहर की जानिब भीख मांगने को निकलती हैं। एक दिन मैं एक दुकानदार के पास गई। वो गले पर बैठा नकदी गिन रहा था। इसने मुझसे 2-4 बातें की और 10 का नोट मुझे दे दिया। मैं खुश हो गई, इसे दुआएं देती आगे बढ़ गई। अब ये मामूल हो गया। दूसरे तीसरे दिन इसकी दुकान पर घुसती और वो 2-4 बातें मिठार कर मुझे 10 के एक नोट थमा देता। कुछ दिनों बाद इसने मुझे दुकान के पीछे की गली में आने को कहा। मैं वहाँ गई तो वो एक मकान के दरवाजे पर मेरा मुंतज़िर था। जान गई इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इसने मुद्दा ज़ाहिर किया तो हैरत ना हुई। मैं तो इन बातों की आदी थी। जब चलने लगी इसने ज़्यादा रकम दी, इतनी कि सारा दिन भीख मांगने में इतनी रकम नहीं पा सकती थी। चलते चलते मुझसे दोबारा आने का वादा भी ले लिया और मैंने इसके साथ वादा कर भी लिया कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी। जब मैं दुकान पर जाती वो पिछली गली में जाने का इशारा करता। मकान के अंदर कुछ मेज़बानी के लवाज़मात भी थे। वो मेरी तवाज़े फल मिठाई और कभी खाने से करता। होते होते हम एक दूसरे से इतने मानूस हो गए कि अब बजाय दर दर गली गली भीख मांगने के मैं सुबह ही इसके मकान पर चली जाती। कुछ वक्त इसके साथ गुजारकर शाम को अपने ठिकाने पर आ जाती। हर बार वो मुझे इतनी रकम दे देता जो मेरी रोज़ाना की भीख की कमाई से भी ज़्यादा होते थे। ये कमाई जब मैं माँ की झोली में डाल देती तो वो खुशी से फूली ना समाती थी। इस नए घर में मुझको किसी नए और नामालूम ठिकाने की जानिब रुखसत होना था। खाना बदोश किसी के साथ दिल नहीं लगाते, मगर शमा नादान का दिल दुकानदार आमिर के साथ लग गया था और अब इसकी प्यार की उलझी डोर को सुलझाना इसके बस की बात न रही थी। इसके पास इतना वक्त भी ना था कि वो आमिर को इत्ला करती कि इसका काफ़िला जा रहा है। इसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं किसी तौर पर इसको इत्ला कर दूं। मेरे पूछने पर इसने बताया कि आमिर का नंबर है मेरे पास। एक दिन इसने लिख कर दिया था, इसकी दुकान पर फ़ोन लगा हुआ है, आप ये नंबर लगाकर इसको बता दें। शमा ने मुट्ठी खोलकर कागज़ में एक पर्चा मुझे दे दिया जिस पर एक नहीं बल्कि 2 नंबर दर्ज थे। मैं नंबर मिला देती हूँ, लेकिन बात मैं नहीं करूँगी, तुम खुद बात करना, जो कहना है इससे कह दो। नंबर मिलाकर मैंने रिसीवर इसके हाथ में पकड़ा दिया। इसने बताया कि वो भी थोड़ी देर बाद कूच करने वाले हैं। मुखातिब ने कुछ बात की और फ़ोन बंद कर दिया। मैं चोरी से आपके घर की पिछली तरफ से जा रही हूँ, मेहरबानी से मुझे इधर से जाने दें। मैंने कहा, शमा तुम्हारे घर वाले हमारा गेट बजाएंगे अगर तुम वापस न गई। तो वो कहने लगी, किसी ने भी नहीं देखा कि मैं इधर आई हूँ, वैसे भी थोड़ी देर बाद मैं वापस आ जाऊँगी। बस आखिरी मुलाकात आमिर दुकानदार से करनी है। शायद कि वो मुझे आज कुछ ज़्यादा रकम दे दे जो मेरी माँ के इलाज के लिए आइंदा काम आए। इसका गमज़दा चेहरा देखकर मैंने अपने घर का पिछला दरवाज़ा खोला और वो उधर से बाहर चली गई। यूं वो किसी तरह अपने लोगों से छुपकर दुकानदार के पास चली गई। वो इसका मुंतज़िर था।
اسے اپنے خالی مکان میں بٹھایا اور جب شام کو دکان بند کرنے کا وقت آیا تو عامر اسے اپنے مکان میں تالا لگا کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے شمع کو تسلی دی کہ اس وقت فوری طور پر کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں میں گھر نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اور 4 بچوں کا باپ ہوں، گھر والے تمہیں قبول نہ کریں گے، کوئی ترکیب سوچنے کے لیے چند دن چاہیے۔ شمع بیچاری نے آسرا کر لیا۔ اس کے جانے کے 2 گھنٹے بعد شمع کی ماں نے ہمارا گیٹ بجایا۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں بتا سکتی ہوں اس کی بیٹی کے بارے میں، کیونکہ وہ شام سے